माई सेल्फ रंजना मिश्रा, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी। मैं आप लोगों को मनोविज्ञान पढ़ाऊंगी और आज हम एक नए तरीके से पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि कोरोना के कारण हमारा फेस टू फेस पढ़ाई होना संभव नहीं हो पा रहा है, इसलिए इस समस्या का समाधान करते हुए हम ऑनलाइन पढ़ाई में अपने आप को शामिल कर रहे हैं। आशा करती हूँ कि मैं जो भी पढ़ाऊंगी वो आप लोग को समझ में आए। ठीक है, तो पिछले क्लास की तरह ही 12th का भी सिलेबस हम पहले डिस्कस कर लेंगे। 12th में 70 मार्क्स का थ्योरी होता है और 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है। ठीक है, तो जो थ्योरी होता है उसमें जो भी पोर्शन होता है उसको 50-50 हम लोग बांट लेते हैं। जो मैं पढ़ाऊंगी उन पोर्शनों का डिटेल मैं आज आप लोग को दे दूंगी और जो सीता मैडम पढ़ाएंगी वो उसका भी डिटेल मैं बता देती हूँ। तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर जो होता है वो है मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नताएं, यानी वेरिएशन इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। ओके, तो इसमें क्या है कि इसमें मनुष्य के बुद्धि से संबंधित सभी तथ्यों को, बुद्धि के सिद्धांत, बुद्धि की उत्पत्ति, बुद्धि किसे कहते हैं, इन सबों की इसमें पढ़ाई होती है। और इसमें बताया जाता है कि ये पता लगाया जाता है कि कोई भी व्यक्ति में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न किस प्रकार हो पाता है। ठीक है, इस चैप्टर को सीता मैडम पढ़ाएंगी। मेरा पोर्शन इसके बाद सेकंड चैप्टर में आता है जिसे आत्म एवं व्यक्तित्व कहते हैं। आत्म और व्यक्तित्व चैप्टर जो मैं पढ़ाऊंगी उस इंग्लिश में उसे सेल्फ एंड पर्सनालिटी कहते हैं। आत्म क्या है, व्यक्तित्व किसे कहते हैं, इन सारी चीज़ों को इसमें डिस्कस किया जाएगा, इसको बताया जाएगा। व्यक्तित्व की क्या सिद्धांत हैं, व्यक्तित्व की व्याख्या, व्यक्तित्व के अंतर्गत क्या क्या कॉन्सेप्ट आते हैं, उसकी थ्योरी, ये सारा चीज़ इस चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। थर्ड चैप्टर है जीवन की चुनौतियों का सामना, मीटिंग लाइफ चैलेंजेस। ठीक है, मीटिंग लाइफ चैलेंजेस में हम पढ़ेंगे स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस का नेचर ऑफ स्ट्रेस, यानी तनाव क्या है, तनाव के स्वरूप, तनाव के प्रकार, इन सारी चीज़ों को, तनाव क्यों उत्पन्न होता है, इससे किस प्रकार हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, इन सारी चीज़ों की पढ़ाई इस थर्ड चैप्टर में होगी जिसे मैं पढ़ाऊंगी। फोर्थ चैप्टर है मनोवैज्ञानिक विकार, यानी साइकोलॉजिकल डिजॉर्डर। इस चैप्टर को सीता मैडम पढ़ाएंगी। फिर फिफ्थ चैप्टर है चिकित्सा उपागम, यानी थेरेपेटिक एप्लीकेशन, थेरेपेटिक अप्रोचेज है। इसको मेंटल डिजॉर्डर को जो चिकित्सीय उपागम उसका है वो उन सभी चीज़ों की इसमें पढ़ाई होगी। जैसे व्यवहार चिकित्सा है, बहुत सारा है, मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा पद्धति है, इन सबों की पढ़ाई इसमें होगी। इस चैप्टर को सीता मैडम पढ़ाएंगी। फिर उसके बाद हम लोग का आ जाता है सिक्स्थ चैप्टर। इसमें मनोवृत्ति एवं सामाजिक संज्ञान, एटीट्यूड एंड सोशल कॉग्निशन, इस चैप्टर को मैं पढ़ाऊंगी। फिर सेवेंथ चैप्टर आ जाता है सामाजिक प्रभाव एवं समूह प्रक्रम। 8 आता है मनोविज्ञान एवं जीवन। 9th चैप्टर आता है मनोवैज्ञानिक कौशलों का विकास। ठीक है, इसके बाद हमारा प्रैक्टिकल आता है जो 30 मार्क्स का होता है। प्रैक्टिकल हमारा 6 प्रैक्टिकल है जिसमें हम सब मिलकर उसे समझेंगे, पढ़ेंगे और उसका एक प्रैक्टिकल कॉपी बनता है। उसका प्रैक्टिकल हम कंडक्ट करते हैं, तो वो 30 मार्क्स का होता है और थ्योरी 70 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो आज हम लोग पहला चैप्टर, मेरे पोर्शन का जो फर्स्ट चैप्टर होगा उसे हम पढ़ेंगे, जिसे कहते हैं सेल्फ एंड पर्सनालिटी। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति का एक अपना आत्म होता है जिसके द्वारा वो अपने स्वयं और अपने
स्वयं का बोध हो कराता है। अतः व्यक्ति अपने अस्तित्व की विशेषताओं का अनुभव जिस रूप में करता है तथा जिस रूप में वह व्यक्त होता है उसे ही उसका आत्म कहते हैं। व्यक्तित्व का संबंध भी व्यक्ति के आत्म से होता है। व्यक्तित्व शब्द का तात्पर्य व्यक्तित्व के अस्तित्व के व्यक्त पक्ष से होता है। व्यक्त पक्ष यानी जो कि प्रकट हो रहा है वो पक्ष, ठीक है। तथा इसको अलग अलग परिवेश में व्यक्तियों का व्यक्त व्यवहार एक दूसरे से भिन्न होता है। अतः व्यक्ति का यानी व्यवहार का यही प्रतिरूप व्यक्ति का व्यक्तित्व कहलाता है। समझ गए? तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ। सेल्फ क्या है? व्हाट इज सेल्फ? मनोविज्ञान में आत्म या स्व शब्द बहु प्रचलित है। प्रत्येक व्यक्ति अपने आत्म को जानने समझने के लिए सोचते विचारते रहते हैं। व्यक्ति अपने आत्म विचारों, भावों, अनुभवों, ज्ञान, बोधों आदि वास्तविक या काल्पनिक विचारों में मग्न रहते हैं, जिसमें काफी समय व्यतीत होता है। इन अनुक्रियाओं से व्यक्ति में आत्म संज्ञान विकसित होता है। अतः इससे स्पष्ट होता है कि व्यक्ति के सभी कार्यों का केंद्र उसका आत्म होता है। आत्म शब्द अंग्रेजी शब्द सेल्फ का हिंदी रूपांतर है, जिसका अर्थ होता है कि कोई क्या है, ठीक है। बाह्य जगत में वस्तुओं और घटनाओं के देखने के समान ही हम अपने शरीर और व्यवहार को देखना भी सीखते हैं। इस प्रकार आत्म एक साधारण इकाई नहीं है, बल्कि इसके अंतर्गत व्यक्ति के वे सभी भावनाएं, अनुभूतियां, धारणाएं या उनके मूल्यांकन का अर्थ आ जाता है जो वह अपने संबंध में रखता है या विकसित करता है। आत्म शब्द का प्रयोग सामान्यतः दो अर्थों में किया जाता है। एक अर्थ में आत्म व्यक्ति के स्वयं के मनोभावों या मनोवृत्तियों का दर्पण होता है, अर्थात व्यक्ति अपने बारे में जो सोचता है वही उसका आत्म होता है। अतः आत्म एक वस्तु के रूप में है। इसके अंतर्गत व्यक्ति स्वयं कैसा दिखता है या कैसे कोई क्रिया करता है की तस्वीर उत्पन्न होती है। दूसरे अर्थ में आत्म का कार्य पद्धति से है, अर्थात आत्म को एक प्रक्रिया माना जाता है। प्रक्रिया यानी प्रोसेस, ठीक है। इसमें वे मानसिक प्रक्रियाएं आती हैं जिसके द्वारा व्यक्ति किसी कार्य का प्रबंधन यानी मैनेजमेंट, समायोजन यानी एडजस्टमेंट, चिंतन यानी थिंकिंग, प्रत्यक्षण यानी परसेप्शन, योजना का निर्माण प्लानिंग आदि करता है। अतः इसके अंतर्गत वे प्रक्रियाएं हैं जो व्यवहार और समायोजन को निर्धारित एवं नियंत्रित करती हैं। अब हम लोग कुछ परिभाषाओं यानी डेफिनेशन को देखेंगे। क्रेच एवं क्रचफील्ड के अनुसार, ये एक मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने आत्म को परिभाषित करने की कोशिश की है। इन्वर्टेड कोमा में व्यक्ति जिस रूप में अपने आप को देखता है वही उसका आत्म है। सेल्फ इज द वे इन विच द इंडिविजुअल सीज हिमसेल्फ। ओके, आत्म को कुछ मनोवैज्ञानिकों ने मानसिक प्रक्रियाओं के समूह के रूप में परिभाषित करने की कोशिश की है। लिंडग्रेन, इसमें लिंडग्रेन एक मनोवैज्ञानिक है, उनके अनुसार लिंडग्रेन के अनुसार आत्म शब्द सामान्यतः प्रतिभा या उस छाप को निर्दिष्ट करता है जो व्यक्ति स्वयं के व्यवहार के बारे में तथा दूसरों पर प्रभाव के बारे में तथा आत्म एवं सामाजिक परिवेश के बीच अंतर संबंधों को के पहचान के बारे में निर्मित करता है। अब इन परिभाषाओं का जब हम लोग विश्लेषण करते हैं तो हम क्या पाते हैं? हम ये पाते हैं कि
पहला, व्यक्ति अपने आप का प्रत्यक्षीकरण किस प्रकार करता है, ठीक है। दूसरा, वह अपना मूल्यांकन यानी इवोल्यूशन किस प्रकार करता है। तीसरा, वह अपने आप के बारे में चिंतन कैसे करता है। चौथा, वह आत्म की सुरक्षा और संवर्धन के लिए कैसा प्रयास करता है, ठीक है। तो ये हम देखें आत्म क्या है, समझे। अब हम लोग आत्म की उत्पत्ति और विकास के विषय में पढ़ेंगे। ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ, मतलब आत्म की उत्पत्ति किस प्रकार होती है, कब होती है और इसका विकास की प्रक्रिया क्या है, ये इसमें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो जब आत्म की उत्पत्ति और विकास को जब हम देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि इसके अंतर्गत कुछ निर्धारित मापदंड है, जो डिटर्मिनेंट्स कह सकते हैं जिन्हें, वो प्रमुख कारक निम्नलिखित है। पहला, तादात्म्यकरण। तादात्म्यकरण का मतलब क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन के द्वारा क्या होता है कि आत्म की उत्पत्ति और विकास होता है। अब हम लोग देखेंगे कि तादात्म्यकरण क्या है। तादात्म्यकरण का तात्पर्य है एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के विचारों और कार्यों को अपना विचार और कार्य के समान मान लेना, ठीक है। बच्चा सबसे पहले अपनी माँ के साथ तादात्म्य करना सीखता है। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है वह वैसे वैसे ही अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ भी तादात्म्य करना सीखता जाता है। इस प्रकार हम पाते हैं कि शुरू में बच्चे का आत्म परिवार के सदस्यों के साथ होता है और बाद में उसका संपर्क अन्य व्यक्तियों से बढ़ता जाता है और इस संपर्क के कारण उसके आत्म भी विकसित होते जाता है, क्योंकि इसी के आधार पर व्यक्ति में नई रुचियाँ, नए प्रतिमान एवं अभिवृत्तियाँ आदि विकसित होते हैं, जिसका व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण स्थान होता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट आएंगे, सेकंड नंबर, अंतःक्षेपण, ठीक है। अंतःक्षेपण इसका इंग्लिश होता है इंट्रोजेक्शन। आत्म के विकास में अंतःक्षेपण की प्रक्रिया भी अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। अंतःक्षेपण के तात्पर्य होता है किसी अन्य व्यक्ति या पदार्थ को आंशिक या पूर्ण रूप से अपना अंश समझ लेना। इसी प्रक्रिया के कारण बच्चे में अच्छे बुरे, उचित अनुचित और नैतिक विचार विकसित होते हैं। इसी अंतःक्षेपण या इंट्रोजेक्शन के कारण ही आत्म और व्यक्तित्व के विकास में सामान्य एवं असामान्य लक्षणों की ओर अभिमुख होता है। जब व्यक्ति में अन्य प्रक्रिया सामान्य प्रक्रिया से क्रियाशील होती है, तब दूसरे व्यक्तियों के सामान्य विशेषताओं को आत्मसात करता है। दूसरी ओर जब यह प्रक्रिया असामान्य रूप से क्रियाशील होती है, तब वह अन्य व्यक्तियों से असामान्य विशेषताओं को ही आत्मसात करता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट होगा भूमिका, रोल। भूमिका द्वारा भी बच्चे में आत्म की उत्पत्ति और विकास होता है। बालक दूसरों के कार्यों को जैसे देखता है वैसे ही वो उसे देखकर ही भूमिका निर्वाह करना सीखता है। प्रायः हम देखते हैं कि बचपन में बच्चा खेल खेल में माता पिता, चोर पुलिस, डॉक्टर, शिक्षक, दरोगा, सिपाही आदि, दुकानदार आदि भूमिका निर्वाह करते हैं। साथ ही साथ बच्चे खेल खेल में ही वैसे व्यक्ति के कार्यों को ग्रहण कर लेते हैं। इस प्रकार इस भूमिका ग्रहण के साथ बच्चे अपने आप को वैसा ही देखने लगते हैं। यह प्रक्रिया आत्म के विकास में सहायक होती है। चौथा,
भाषा, लैंग्वेज। आत्म की उत्पत्ति एवं विकास में भाषा का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। भाषा के माध्यम से ही बालक अन्य व्यक्तियों के साथ सामाजिक संबंध स्थापित करता है। बालक के भाषा के माध्यम से ही माता पिता, मित्र, शिक्षक या अन्य व्यक्तियों के साथ अंतःक्रिया करता है। इस अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप ही बालक सामाजिक प्राणी बनता है, जो उसके आत्म के विकास में सहायक होता है। इस प्रकार आत्म की उत्पत्ति और विकास में इन सभी कारकों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ओके, थैंक यू।